मार्केट क्रैश की तैयारी में है अभी। कोई डेट है? डेट भी निकाली है मैंने, बता देता हूँ। रिसेशन के हाव भाव तो नहीं? रिसेशन अभी यूएसए में अभी रिसेशन आएगा 3 माह के बाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूएसए की जो मैं कुंडली देख रहा हूँ, अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं वहाँ पर। इलेक्शंस के साथ साथ रिसेशन की भी वहाँ पर तैयारी हो रही है। सर कौन जीतेगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रम्प? शुक्र 12th हाउस में बैठा है, सेक्स स्कैंडल में फंसेंगे वो। 2025 से हम एक नए शाहरुख खान को देखेंगे, क्या कहना चाह रहे थे आप? उनके बेटे की अभी एंट्री होगी बल्कि बॉलीवुड में, आर्यन की। हाँ, अभी जो 2025 में, इसके बाद 2025 में फिर बदलाव आएगा बॉलीवुड में, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एक अच्छे ज्योतिष की पहचान क्या है? लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। दिस इज द पिंकविला पॉडकास्ट। प्रशांत जी, वेलकम टू पिंकविला। वंदे मातरम। You are a medical astrologer. What is medical astrology? अविनाश, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी। इट जस्ट इन 1998 व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द कॉलेज, तो मैंने एक नेम इंट्रोड्यूस किया था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली ज्योतिष बना ही मेडिकल के लिए था, रोगों का उपचार करने के लिए। ओके। एंड इसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोध किया था रावण ने। देखिए, रावण को तो हम इसी तरह से जानते हैं कि दशहरा आया और रावण के पुतले जलाए और बात ख़त्म। लेकिन रावण ने जो 5 खंडों के ऊपर काम किया है, और उन्हीं की देन है कि आज आयुर्वेद उतना आगे पहुंच गया है, शल्य चिकित्सा इतने आगे निकल गई है जी। होम्योपैथी में भी जो मेडिसिन बनती हैं, जो वाइट टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, वो भी अर्क शास्त्र से निकला है वो सार। तो वो रावण की ही देन है वो। तो रावण ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उनका एक ही मोटो था कि लोग स्वस्थ रहें, एंड स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदा को ज्योतिष के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ज्योतिष का जो इन्वेशन था इसीलिए हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आगे और आ जाते हैं कि चाइल्ड वेलनेस, या किसी की नौकरी कैसे लगेगी, बिजनेस कैसे चलेगा, कौन से प्रोफेशन से संबंध रखेंगे आप, ज़िंदगी में क्या करेंगे, आपकी आयु कितनी है। तो इसमें बहुत सारे और भी सेक्टर्स बनते गए जी। तो मुझे लगा 1998 के आसपास कि इस टर्म को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया जाए। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे हिस्ट्री रही है मेरी फैमिली में, इट्स मोर देन 400 ईयर्स। हमारे घर में कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो आज भी भोजपत्रों में, जो आप अक्सर टीवी में देखते होंगे, ताड़पत्रों में जो किताबें जो अनार की कलम से लिखी जाती हैं, अच्छा, अनार की स्याही से, हाँ, तो ऐसी किताबें हमारे पास हैं। उनमें ऐसे ऐसे रोगों के बारे में दिया हुआ है, बल्कि रावण काल से, जो आज भी उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है। ओके। क्योंकि जो मेरी हिस्ट्री है फैमिली की, मेरे जितने भी ग्रैंड फादर रहे हैं, दे ऑल वर एस्ट्रोलॉजर्स, एंड आयुर्वेदा में बहुत अच्छी पकड़ थी जी। तो मैंने दोनों को मर्ज करके मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक नेम इंट्रोड्यूस कर दिया जी। क्योंकि काम तो वही करते थे वो, लोगों को उपचार करने का। सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ने सिंपल टर्म्स, द डिजीज विच इज नॉट क्योरेबल बाय द मेडिकल साइंस कैन बी क्योर्ड बाय मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ऐसे बहुत सारे रोग हैं। अगर आप रोगों की लिस्ट देखें, जैसे कि आप सोचिए आज भी लीवर जैसे रोग, आप कभी अविनाश सोचा है आपने, जब आज भी किसी को लीवर का कोई डिसऑर्डर होता है, या फैटी लीवर, या लीवर में थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी, ब्रोबिन हल्का सा अल्कालाइन बढ़ गया, या पीआर लेवल बढ़ जाता है, पीएच लेवल, तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं कि हिमालय की लीवर 52 पीजिए जी। ये मेडिसिन आम है, कॉमन, एक बच्चे के नाम पर है जी। और कौन डॉक्टर बताता है? मेडिकल डॉक्टर। हिमालय की जो मेडिसिन है, इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन बता कौन रहा है? मेडिकल डॉक्टर। अब देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी नहीं, वी डू नॉट बिलीव इन आयुर्वेदा, और दूसरी तरफ आप रिकमेंडेशंस भी आप हिमालय की लीवर 52 को ही देते हैं जी। अभी तो आजकल डॉक्टर्स ने लीवर के लिए जो रिकमेंडेशन देना शुरू किया है, लौह आसब को भी रिकमेंड करना शुरू किया है, जो कि बहुत सारे और भी जो फार्मेसी की कंपनीज हैं उनकी तरफ से आता है। बल्कि लौह आसब, अगर व्यूअर्स सुन रहे हो, तो इट इज़ मच बेटर देन लीवर 52, क्योंकि लीवर 52 से 20 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है लौह आसब। क्या है सर एग्जैक्टली? लौह आसब बेसिकली ये लीवर के लिए ही बना है। इट्स ऐसा नहीं है, देखिए नाम सुन के तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि लौह मतलब लोहे से बना है। हाँ। जी नहीं, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, अर्क है ये भी। ओके। और इसके जो भी फॉर्मूलाज हैं ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, एडिशंस जो किए गए हैं रावण के द्वारा किए गए हैं।
लेकिन रावण का नाम क्यों नहीं आता है? बिकॉज रावण ने जो एक गलत कार्य किया था जी, माँ सीता जी को जिस तरह से अपहरण किया था, अब होता ना कि जो गलत काम किया था सजा मिली, हाँ, दम्भ था उनके अंदर, अहंकार था, वो भी खत्म हो गया, लेकिन हाँ, उनके साथ जो उनकी जो अच्छी चीजें थी ना, हाँ, वो भी चली गई है। जी, उन चीजों को किसी और नाम से मार्केट में लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो ये जितने भी अर्थशास्त्र से चीजें निकली हैं, चाहे वो लौह आसब हो एटसेट्रा, सब वहीं से निकला है। सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज भी जब हमारे पास लोग आते हैं तो बेसिकली उन्हीं डिजीज़ के लिए आते हैं जो डिजीज़ डॉक्टर्स द्वारा क्योर नहीं की जा सकती हैं। और जैसे कि आज भी ADHD के आज सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं मेरे पास, OCD, ऑटिज़म, शिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, बल्कि ब्रेन ट्यूमर में भी कई बार ऐसे हिस्से में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है जी, कि वो ठीक नहीं हो पाता है, ऑपरेट नहीं हो पाता है। अविनाश, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मालूम है व्यूअर्स भी कुछ हंसेंगे कि मैंने क्या अजीब सी बात कह दी। पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, मेरी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाता हूँ। देखिए, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि अंधविश्वास में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जब आपके त्रिशांशा में और D9 में और लगन में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कि जुपिटर अष्टम में चला गया है चंद्रमा के नक्षत्र में। सिंपल उपाय होता है कि आप गंगा स्नान कीजिए, एंड सिंपल इतनी ही मैंने रेमेडी बताई है, और लोगों के जो ब्रेन में जो क्लॉट बने थे वो हिल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल हैं हमारी वेबसाइट astrokapoor.com में, एंड लोग भी शॉक्ड हैं कि ये कोई उपाय था क्या। बिकॉज आज भी लोगों को ये नहीं मालूम कि जो गंगा जल है उसमें भी एक इट्स वेरी वेरी पावरफुल, मतलब एक बहुत ही हाई मिनरल्स हैं। वो भी जो हरिद्वार में जब आप गढ़ की पौड़ी में जाते हैं तो वहाँ पर जो स्नान होता है उसकी एक हाई वाइब्रेशंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये उपाय मैं सबको बताता हूँ, इट डिपेंड ऑन कि कुंडली में कॉम्बिनेशंस क्या बने हैं आपके चार्ट के। ये मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहूँगा सर। आप कुंडली देख के ये बताते हैं कि इसका उपाय कौन सा होगा इस दवाई का, या सिर्फ बीमारी सुन के आप उपाय दे देते हैं? जी नहीं अविनाश, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एलोबरेट करता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मीन्स कि आप कुंडली देखकर जातक को पहले ही बता सकते हो, वर्षों पहले, कि इस वर्ष में आपको ये रोग आएगा। और देखिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर अगर ये बता सकता है कि आपको ये रोग आने वाला है इस पर्टिकुलर समय में, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि उसके पास कोई ना कोई समाधान भी तो होगा। अब जैसे मेरे कई क्लाइंट हैं बहुत पुराने, जिनको मैंने 2008 में ये बता दिया था कि आपको 2022 में आपको टेनाइटिस का रोग बनेगा। टेनाइटिस मतलब मालूम होगा आपको? टेनाइटिस होता है, आपने सुना होगा कहीं आपके दोस्तों में या जान पहचान वालों में, कान में बहुत जोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ध्वनि सुनाई देती है, और वो भी 5 टाइप ऑफ साउंड्स होती हैं। हीजिंग नॉइस, टन टन की नॉइस, जैसे घंटियाँ बजती हैं, तो जैसे सांप के चलने की सर सर की आवाज़। और ये भी कैसे होता है कि या तो जब अमावस का समय आता है तो कुछ लोगों को ये रोग माह में 15 दिन होता है। रोग नहीं कहूँगा, इट्स अ डिसऑर्डर। रोग वो होता है जो लंबा रोग चलता है, डिसऑर्डर वो होते हैं जो आते हैं और जाते हैं जी। और कुछ लोगों को लगातार ये रोग रहता है, कई लोगों को ये जाता ही नहीं है, कई लोगों को माह में 2 या 3 बार होता है। तो जैसे मैंने उनको बताया 2008 में कि 2022 में होगा, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। अच्छा। और वो रोग हुआ। और देखिए, हम 3 केस लेके चलते हैं। हाँ। 3 लोगों को मैंने बताया कि आपको 2022 में ये रोग बनेगा। 2 ने उपाय कर लिया, लेकिन उनको टेनाइटिस तो नहीं हुआ, लेकिन उनको माइग्रेन का बीच बीच में दर्द आया जी। तो उन्हें हमने छोटा सा उपचार बताया 2022 में, मात्र 25 दिनों में माइग्रेन ठीक हो गया, फिक्स। अब देखिए, ग्रह हैं, फोरकास्टिंग हुई है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप 100% बचाव हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप 98% तक का बचाव होगा, 2% वो ग्रह आपको टच करके जाएगा। आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े यज्ञ करवा लें, बड़े बड़े जेमस्टोन पहन लें, बड़े से बड़ी डोनेशन कर लें, वो 2% आपको टच बेस करके जाएगा जी। लेकिन वो जो 2 लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनको लगा कि ठीक है, प्रेडिक्शन है, देख लेंगे। 2022 में टेनाइटिस आया। वो भी इसलिए मैंने फोरकास्ट किया था, मुझे पता था कि इसके बाद समाधान नहीं होगा। देखिए अविनाश जी, हर कुंडली में समाधान नहीं होता है। आज भी मेरे पास ऐसे डिसऑर्डर्स वाले लोग आते हैं, टेनाइटिस वाले,
तरह तरह की रोगों वाले। हमारी साइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पर लोग जाते हैं astrocopo.com में, फॉर्म फिल करते हैं, टेनाइटिस की सर्विस है और भी रोगों की फॉर्म फिल होता है, तो मैं उन केसेस को देखता हूँ। मात्र 5 या 10 मिनट के विश्लेषण के बाद हम देख लेते हैं कि ये केस ठीक हो पाएगा, तब तो हम केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं ठीक हो पाएगा तो फाइनेंस टीम को इमीडिएट कह दिया जाता है कि इमीडिएट क्लाइंट को रिफंड कर दिया जाए। अच्छा। और वो भी रीज़न नहीं बताया जाता। आप क्या कहोगे किसी को कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वहाँ पे यही बताया जाता है कि प्रशांत जी बिजी हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बैकलॉग्स हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आपको मालूम है ना कि आप केस पे काम नहीं कर सकते, ऐसे केसेस को रिफंड कर देना चाहिए जी। तो फोरकास्टिंग की जा सकती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और जैसे ही आपके मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए कि फोरकास्टिंग कैसे होती है, कैसे रोग बनता है, और ऐसे भी लोग आते हैं जो रोग लेकर आते हैं एंड उन्हें भी हम ठीक करते हैं। लेकिन 100 में से 70 to 80% लोगों का उपचार होता है, 20% को हम एडवांस में ही बिना किसी काम किए रिफंड कर देते हैं, क्योंकि वो हमें मालूम है कि वो इलाज नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शिजोफ्रेनिया की बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर आ रही है आजकल। डॉक्टर्स को लगता है कि ये जो अभी कोविड के बाद टाइम आया है जिसमें कि लोगों को रियल एंड रियलिटी इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है। इट डिपेंड ऑन योर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कि आपकी कुंडली क्या कहती है। ओके। देखिए, कुंडली खुद कह देती है कि आपको किस वर्ष में, किस समय, किस तारीख को कौन सा रोग आपको डिटेक्ट होगा। अच्छा, तारीख के साथ बोल, तारीख के साथ, समय के साथ, बल्कि आप वो पर्टिकुलर 1 घंटे का समय बता सकते हैं कि किस होरा में आपको रोग डिटेक्ट होगा। होरा यानी हर दिन हर एक ग्रह की होरा रिपीट होती रहती है। अच्छा। जैसे सूर्य की होरा हर दिन आएगी 1 आवर के लिए, चंद्रमा की 1 आवर के लिए, तो ये 3 बार रिपीटेशन होता है 24 आवर्स में। ओके। कर्मा, डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी को लेके मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कनेक्शन ऐसे बैठता है कि लोग कहते थे रावण ग्रहों को भी पकड़ के रखते थे, जैसे शनि को बंदी बना के रखा हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल। पर अगर जो इंसान ग्रह को कंट्रोल कर सकता है तो उसकी डेस्टिनी तो उसके हाथ में होगी जी। पर फिर भी क्योंकि कर्म बुरे थे इसलिए मौत हुई। अविनाश जी, अहंकार किसी को नहीं छोड़ता है। देखिए, ये बात अलग है कि रावण जो थे वो विष्णु के द्वारपाल थे, उनका एक्चुअल नाम जय था। और इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। जब ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, अचानक वो आ जाते हैं विष्णु देव जी से मिलने के लिए, तो जय और विजय जो कुंभकर्ण बने थे रामायण में। अच्छा। इनके फिर आगे भी अवतार हुए हैं, हिरण्यकश्यप वगैरह। अभी तीसरा अवतार कलयुग में होगा अभी। अच्छा। जी हाँ। तब क्या होता है कि वो जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो उन्हें शाप दे देते हैं कि आप पृथ्वी लोक में चले जाएं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार उन्हें वहाँ पर भी हो गया था। लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो ऐसा नहीं था कि कोई भी आए और वो बैकुंठ धाम विष्णु जी के पास भेज दें। फिर जब शापित हो जाते हैं तो उसके बाद विष्णु जी के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो विष्णु जी उन्हें ऑप्शन देते हैं कि या तो आप पृथ्वी में 7 बार जन्म लीजिए और लंबी आयु रहेगी, आपकी ऋषि बनेंगे, आपकी पूर्ण तरीके से मृत्यु होगी, उसके बाद आप बैकुंठ वापिस आएंगे, या तो आप ये चूज कर लीजिए, या तो आप 3 बार आपको मेरा अघोर शत्रु बनना पड़ेगा। अब देखिए भक्ति कितनी थी जय की। वो कहते कि नहीं, मुझे प्रभु के पास आने के लिए मैं 3 बार प्रभु से मृत्यु लेना मैं प्रेफर करूंगा। तो वो 3 बार वो कहते हैं नहीं, मैं आपका सबसे अघोर शत्रु बनना प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे आपका द्वारपाल बनना है। देखिए, ये तो वो स्टोरी है जो एक रियलिटी है, उसकी वजह से फिर रावण युग की शुरुआत होती है। अब वहाँ से रावण की शुरुआत होती कि रावण का जो अहंकार, रावण ने ग्रहों को कंट्रोल किया, गलतियाँ की बहुत सारी। वो कहते हैं ना कि आप शक्ति की जब हम बात करते हैं, आज भी देखिए हिपोक्रेसी बहुत है। जब भी हमारे देश में बात करते हैं शक्ति की और महिलाओं के बारे में, तो देखिए लोग ना वो दिल से बात नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। वो सच कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आज भी। और शक्ति के साथ जब भी कहीं आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आप बचा नहीं सकती आपको प्रकृति। तो यही हुआ कि रावण के जो
कर्मस से उन्होंने खराब कर लिया अपने कर्मस को, इतने स्ट्रॉन्ग कर्मस होने की वजह से। जी इसलिए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर जो बना था उनका पूरा का पूरा खत्म हो गया। जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या बुरे कर्म की वजह से आपकी कुंडली बदल सकती है? आप जन्मे हो किसी डेस्टिनी के साथ, जी हाँ। पर क्योंकि आपने धरती पे कर्म बुरे किए हैं तो आपकी कुंडली बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बल्कि मुझसे कई लोग पूछते भी हैं कि उनकी कुंडली में इतने अच्छे प्लैनेट्स होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों हैं इतनी ज़्यादा। इसको मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा ज्योतिष की भाषा में। मान लीजिए किसी का देवगुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, धनु लगन की या तो मीन लगन की कुंडली है, मतलब लग्नेश है, गुरु की महादशा स्टार्ट हो जाती है, या तो कर्क के गुरु हैं, या तो मीन के, स्वराशि धनु के, वो भी 16 से 12 डिग्री के बीच में, मतलब युवावस्था के। एंड आप उसी गुरु की महादशा में आप नॉनवेज खाते हैं, आप शाकाहारी नहीं रहते हैं, जीवों को तंग करते हैं, या माता पिता को कष्ट देते हैं, गुरुओं को कष्ट देते हैं, तो इतना पावरफुल जुपिटर होने के बावजूद भी आपने अपने कर्मस को तो खराब कर लिया। तो वो जो गुरु के 16 वर्ष हैं जो आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन टाइम था, जिसमें आप हर जिस चीज़ पे भी हाथ रखते थे वो सारी चीज़ें आपको मिल जानी थी, वो नहीं मिलेंगी। बल्कि आपका शरीर में, हमारा शरीर बनता है वात पित्त कफ जी, आपका जो वायु की जो टेंडेंसी है, वात टेंडेंसी, वो हाई हो जाएगी, ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, किडनीज खराब हो जाएंगी, साइटिका L4 L3 के रोग बन जाएंगे आपको साइटिका के। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ लाइफ में। लीवर कमजोर हो जाएगा, साथ में आपके जो गुण हैं वो अवगुणों में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, वो है पिता और गुरु। अब आप गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, माता पिता को जवाब देंगे, माता पिता को दुत्कार देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे। और दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, मैंने ऐसे भी कुंडलियाँ देखी हैं कि गुरु की महादशा गुरु नीच, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी किडनीज भी गई, आपका स्टमक के रोग बनेंगे, आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, धन खत्म हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से धन के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे लोगों को मैंने सिंपल उपाय बताए हैं कि आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस जिंदगी में आचरण ठीक करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, लेकिन प्रिटेंड मत करो, सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा कीजिए जी, गुरुओं की सेवा कीजिए। कोई माता पिता समान अगर कोई लोग मिलते हैं, कोई भूखा, कोई गरीब है, तो आपके पास थोड़ा भी है ना, आप उनको हेल्प कीजिए जी, पेड़ लगाइए, एक सेंसिटिविटी क्रिएट कीजिए, शाकाहारी बनिए, जानवरों को बचाइए। बस ये सिंपल उपाय से आपके कर्मा, जो बुरे कर्मा थे, जो गुरु आपके लिए बुरा करने आए थे, वो अच्छा करना शुरू कर देंगे। तो सर मोरलेस आप ये कहना चाहते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली हमेशा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो एनिमल्स खाते हैं? देखिए, जानवरों की अगर हम बात करें तो अविनाश, नॉन वेज तो इंसानों के लिए बना ही नहीं है। हमारे जो टीथ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है ही नहीं कि हम नॉन वेज खा सकें। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं कहूँगा, आप साइंटिफिकली हम आ जाते हैं। जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनका जो हार्ट का जो पल्स रेट होता है वो 65 to 75 के बीच में होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनका जो हार्ट का जो पल्स रेट है वो 85 से 95 के बीच में रहता है। आप कभी गूगल आउट कर लीजिएगा, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, एल्गोरिदम आप प्रॉपर एक कैलकुलेशन कीजिएगा कि अगर आपका जो हार्ट बीट है, बीइंग ए नॉन वेजिटेरियन, जब ज़्यादा बीट कर रही है तो कम से कम आपने 14 से 16 वर्ष आपने ज़िंदगी के गवा दिए। मतलब आपके जो ऑर्गन्स हैं वो 15 वर्ष पहले ही वो एजिंग होने शुरू हो जाएंगे जी। मतलब जब एक इंसान जो वेजिटेरियन 60 की एज में जो फिट होगा, जो उसकी 60 में जो फिटनेस होगी, आप अगर 60 के होंगे तो आप उस समय 75 के नजर आओगे आप जी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रावण का तीसरा रूप बाकी है। जी हाँ, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता पाए तो। देखिए, अभी जब कल की अवतार की बात होती है तो कल्कि से युद्ध करने तो कोई ना कोई तो आएगा। हाँ। और हमारे जो 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा जी भी हैं, हमारे विभीषण भी हैं जी, बहुत सारे हैं जी, हनुमान जी भी हैं, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, सम्राट, हनुमान जी जी हाँ, सूतल लोक के जो राजा हैं हमारे, राजा बलि। अब ये सभी आएंगे, ये सपोर्ट करेंगे
और जो रावण का जो नया रूप होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा, वो पहले से भी ज़्यादा, लेकिन उतना ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि जो ज्ञान की जो गंगा थी वो उन्होंने उस समय बहा दी है। जो ज्ञान था उनके पास, वो एक मान लीजिए कि ऐसा डिसाइड हो चुका है कि रावण के पास जो ज्ञान था, ना तो उनसे पहले कोई ज्ञानी था, ना उनसे कोई बाद में हो पाएगा। अगर उनका रूप भी आएगा तो वो इतना ज्ञानी नहीं होगा जितने रावण ज्ञानी थे। अच्छा, आप देखिए ना अविनाश जी, आज भी कई लोग जो रावण का स्तोत्र यूज करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये रावण ने इसकी संरचना की थी। आप सोचिए कितना खूबसूरती से लिखा गया था वो, कि साक्षात गॉड शिवा प्रकट हुए, इतने सारे आशीर्वाद देके गए, और ये भी आशीर्वाद दिया था उन्होंने रावण को कि रावण तुमसे बड़ा मेरा भक्त इसके बाद कोई नहीं होगा, तुम सबसे बड़े भक्त कहलाओगे मेरे। आज भी जब भक्तों में बात होती है तो रावण की ही बात होती है कि रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे जी। और उन्होंने ये भी मांगा था शिव से वरदान की मुझे पूरी लंका को, वो चाहते थे कि वो और पूरी लंका मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो शिव ने उनकी बात मानी थी। उसके बाद ही तो फिर राम अवतार हुआ, ताकि अब कैसे मुक्त कैसे होगी जी। जब भगवान के हाथों बद्ध होगा तभी तो मुक्त हो पाएंगे जी। तो देखिए वो सारा घटनाक्रम था। अब वो किस तरह से रूपांतरण हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात है। तो शायद कली कहते हैं इस युग के रावण को कली कहेंगे। अब देखिए लोग कहते तो हैं, किताबों में तो लिखा हुआ है कि कली नाम से ही आएगा जी। आप देखेंगे कि क्या, देखिए बहुत वर्ष बाकी हैं अभी। अब तो कलयुग के 5765 वर्ष ही बीता है अभी। 4,32,000 वर्ष हैं अभी कलयुग के जी। अब वो अंतिम समय आएगा। अभी तो ऑलमोस्ट 4 लाख वर्ष बचे हुए हैं अभी तक जी। लोगों को लगता है कि बस अभी अवतार आने वाले हैं। मैं कई बार टीवी में न्यूज़ देखता हूँ या ब्लॉग्स, तो कई लोग कहते हैं उड़ीसा में अवतार पैदा हो चुके हैं जी। आपको तो पता ही नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से लोग कहते हैं ऐसी बातें, लेकिन अभी कम से कम 350 से 4 लाख वर्ष अभी बाकी हैं अवतार होने में जी। एक अच्छे ज्योतिष की पहचान क्या है? आपको प्रकृति के कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे जब शिक्षा दी थी। नहीं सर, लेमैन वर्ड से पूछ रहा हूं, अगर मुझे अच्छा ज्योतिष ढूंढना है, कैसे ढूंढूं? कैसे पता चलेगा ये अच्छा ज्योतिष है, ये बुरा ज्योतिष है? ज्योतिषी वही अच्छा है, लेकिन कैसे, जिसको आप खुद बनाएं अच्छा। आप ही के लिए कहूँगा कि कभी अविनाश किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने जाओगे, कुछ मत बताइए। डोंट रेज योर क्वेश्चंस। उसकी जो फीस है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पे कर दीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके जाइए। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं ना, तो टूटी फूटी टी शर्ट पहन के जाइए, आप फटे हुए जूते पहन के जाइए। लेट्स सी कि क्या वो आपको देख पाता है कुंडली से। वो खुद ही पूछ लेगा आपको कि अविनाश ये कुंडली गलत है, ये आप ना रिच दिखाई दे रहे हैं इस कुंडली में, कहीं टाइम में गड़बड़ तो नहीं है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। अच्छा। तो आप ज्योतिषी को बता क्यों रहे हो आप अपने क्वेश्चंस? अगर ज्योतिषी सही है, उसको सही गणना आती है, तो आपकी ना कुंडली से सारी चीजें वो खुद ही निकाल देता है जी। तो ज्योतिषी से मिलना है तो कुछ मत बताइए। अगर आपको हेल्थ का कोई केस भी है, आपका परेशानी है, आप अपने हेल्थ इश्यूज भी मत बताइए। अगर संतान नहीं है आपके, आप चाइल्डलेस हैं, मत बताइए। ज्योतिषी खुद बता देगा। अगर आपका 2 बार डिवोर्स हुआ है, किस विदेश देश में रहते हैं, सारी चीज़ें कुंडली से खुद ही तो निकल जाती है। इट्स टोटली मैथमेटिक्स जी जी जी। मेरे व्यूअर्स के लिए था ये सवाल कि कभी भी ज्योतिष के पास जाएं तो बहुत सारे सवाल लेके पूछ के मत जाएं, पहले उनको आइडेंटिफाई करने दें। इट हेल्प्स टू सेव मनी। ये कहना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आप और मैं दोनों जानते हैं बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे फेक पंडित हैं। सर, आपने थोड़ी देर पहले तारा देवी जी का जिक्र किया था। बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा तारा देवी जी कौन है, अगर आप थोड़ा बता पाएँ उनके बारे में। आज भी लोगों को ये लगता है कि जो बहुत विकराल रूप है माँ का, वो माँ काली का है और कात्यायनी बगलामुखी, लेकिन सबसे विशाल, सबसे भयंकर रूप, अकल्पनीय रूप वो माँ तारा देवी का है। अच्छा। ये अगर हम रावण की जब बात कर रहे थे, तो सिर्फ रावण एक ऐसे व्यक्ति थे पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने माँ तारा देवी की साधना की थी और उन्होंने साध भी लिया था। साक्षात माँ तारा देवी ने दर्शन दिए थे उनको और उन्हें ब्लेसिंग्स, वरदान दिए थे। ऐसा नहीं कि रावण से पहले ऋषि मुनियों ने या राजाओं ने उनकी पूजा आराधना नहीं की थी, लेकिन आई भी वो जब उनका जो विशाल रूप था, जब वो थोड़ा सा
उजागर होना शुरू हुआ तो कई ब्लाइंड हो गए, और कई शरीर का तेज इतना था माँ तारा देवी का कि वो शरीर ही त्याग दिया उन्होंने। क्योंकि देखिए जब माँ तारा देवी आती हैं तो बहुत दमखम से आती हैं। अच्छा। जब वो आएंगी तो सूर्य से लेकर शनि तक जो दूरी है, हर एक प्लैनेट में कंपन तो जरूर होगा। जितने भी हमारे आउटर प्लैनेट हैं और इनर प्लैनेट हैं, आप सोच लीजिए कितनी दूरी है जी। हर एक प्लैनेट में कंपन जरूर होगा। पृथ्वी में तो भूकंप आने शुरू हो जाएंगे जबरदस्त। अच्छा। और रावण ने जब माँ तारा देवी की आराधना की थी, उस समय की थी जब रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी थी, जब उनके पुत्र मेघनाद भी मारे जा चुके थे लक्ष्मण जी के द्वारा जी। रावण के पास कोई और विकल्प नहीं था। और जो तारा देवी की उन्होंने आराधना की तो उन्होंने वैदिक नहीं बल्कि अवैदिक यज्ञ किया था। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और अवैदिक। अवैदिक यज्ञ आप करेंगे तो आप जल्दी आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे। अगर वैदिक यज्ञ करते अगर रावण, तो उन्हें लगने थे कम से कम 3 से 6 माह माँ तारा देवी को साक्षात दर्शन करने के लिए। लेकिन उन्होंने अवैदिक यज्ञ किया जो कि 3 दिन में ही मात्र माँ तारा देवी साक्षात प्रकट होती हैं। वो भी तब जब रावण ने अपने 10 मुख एंड साथ में उन्होंने अपनी 19 भुजाएं काट के अग्नि में डाल दी थी, तब माँ तारा देवी प्रकट हुई थी। वरदान मांगे, रावण ने वरदान दिए, और उसी के बाद फिर स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उसके बाद रावण फिर युद्ध करने चले गए श्री राम जी की सेना के साथ। श्री राम जी 2 या 3 दिनों तक लगातार बड़े से बड़े अस्त्र, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ के जितने भी अस्त्र थे उन्होंने रावण के ऊपर चलाए। अब देखिए माँ तारा देवी हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और रथ पे साक्षात विराजमान थी, और उनके साथ उनकी डाकनियाँ और शाकनियाँ। तो जब भी श्री राम कोई अस्त्र शस्त्र चलाते थे तो उनकी डाकनियाँ शाकनियाँ निकल जाती थी। वो आप सोचिए, डाकनियाँ शाकनियाँ इतना काम कर रही हो तो क्या आपको लगता है ब्रह्मास्त्र काम करता था वहाँ पे? अविनाश जी, कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। देखिए आज भी जब भी आप पुरानी एपिक स्टोरीज देखेंगे, जब देवताओं के ऊपर आई है तो जब त्रिदेव भी जब हाथ खड़े हो गए हैं, हाँ। तो शक्ति की ही बात होती है कि अब शक्ति ही बचा पाएगी, और कोई नहीं था बचाने के लिए। उसके बाद जब 3 दिन युद्ध को बीत जाते हैं, परेशान हो गए थे श्री राम की ऐसा तो हम युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। उनके अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए थे, और रावण को तो कोई हथियार चलाने भी नहीं पड़ रहे थे, वो साक्षात रथ पे विराजमान थी। तीसरे दिन रावण गलती करते हैं और अपना एक अस्त्र छोड़ते हैं पूरी सेना को खत्म करने के लिए, और वो भी उसमें कुछ ही लोग बचने थे, जाम्बुत, सुग्रीव, हनुमान जी, लक्ष्मण, राम, 5 या 10 योद्धा बचने थे, बाकी पूरी सेना खत्म हो जानी थी। उस अस्त्र का मुझे नाम भूल गया है। तो विभीषण उस समय हुंकार देते हैं रावण को कि रावण, सूर्यास्त हो चुका है और आपने अस्त्र वेद कर दिया है, इसे आप रोल बैक कर लो। तो लेकिन नहीं, रावण ने बात नहीं मानी और रावण ने वो अस्त्र छोड़ दिया, और वो भी सूर्यास्त के बाद। जैसे ही अस्त्र छोड़ा तो कोहराम मच गया सेना में कि अब तो सेना खत्म। लेकिन जैसे ही छोड़ा उसके बाद बस कुछ ही समय के बाद वो उसी अस्त्र को माँ तारा देवी रोल बैक करती हैं, रावण को दंडित करती हैं, रावण के रथ को भी तोड़ देती हैं। रावण काफ़ी पीड़ित भी हुए थे, बहुत घाव हो गए थे उनके शरीर पर, उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। और सोचिए, तारा देवी जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना त्रिदेव, क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा रूप वही तो है। जी, मैं वही पूछ रहा था, आदि शक्ति का रूप है माता देवी, सबसे बड़ा रूप आदि शक्ति का। और अगर रावण वो गलती नहीं करते तो वो युद्ध आज भी चलता रहना था। लेकिन देखिए वही बहाना था ना कि कहीं ना कहीं गलती तो करनी थी, अहंकार तो आना था उनमें कि नहीं मैं तो गलती करूंगा तो मुझे कोई नहीं है टोकने वाला। उसके बाद वो फिर पूजा करते हैं दोबारा। बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। जी, अगर आज के समय में किसी को माँ तारा देवी के दर्शन करने हो तो मंदिर कहाँ है? माँ तारा देवी का एक शिमला में भी तो मंदिर है, तारा देवी मंदिर। अच्छा, जी हाँ। आप गए हैं शिमला वाले मंदिर में? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मैं तो कई बार गया हूँ। क्या फीलिंग है सर उस मंदिर में? देखिए कोई भी मंदिर ले लीजिए, मैं सिर्फ माँ तारा देवी के मंदिर की बात नहीं करूँगा। जो मंदिर हिस्टोरिकल हैं, जो वास्तु के हिसाब से बने हैं, अगर कोई शरीर में किसी को कोई समस्या है, कोई पीड़ित है या किसी भी तरह को के आपके काम रुके हुए हैं, तो आप जो मंदिरों की जो वाइब्रेशंस होती हैं आपके बहुत सारे काम बना देती हैं। इट्स ऑल अबाउट वास्तु। जब पिरामिड की भी बात करते हैं आप, मेरे कोई क्लाइंट थे, आज से 7 वर्ष पहले की बात है, मैंने उन्हें कहा था, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इनका पैरालिसिस ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत पैसे वाले थे वो,
मैंने उनकी यज्ञ पूजा पाठ करवाए। मैंने कहा अब आप पिरामिड चले जाओ, आप इजिप्ट में, अच्छा, आप 10-15 दिन रहिए, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। उन्हें लगा कि पता नहीं मैं क्या बातें कह रहा हूँ और लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते थे मुझसे। आज भी मेरे क्लाइंट हैं, उनकी 12-13 फैक्ट्रीज हैं और कुछ कंपनियां हैं, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, चले गए। एंड 10 दिन के बाद फ़ोन आया कि उनके सारे ऑर्गन्स काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब यज्ञ हो चुके हैं। अब नाउ दिस पर्सन नीड अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन, हाई एनर्जी। हाँ, तो पिरामिड के नीचे मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे हाई एनर्जी है। अच्छा। उसको बनाया है डिज़ाइन करके, इस तरीके से है वास्तु के डिज़ाइन। आजकल जैसे मंदिर बनते हैं त्रिकोण आकार है, इसलिए आप कह रहे हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो आपकी बॉडी में जो बैड एनर्जी, इनऑस्पिशियस एनर्जी, उनको किल कर देता है। वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। आजकल भी जैसे कई मंदिर बनते हैं, लेकिन वहाँ पर वास्तु फॉलो नहीं होता है। फिर लोग कहते भी हैं कि जो नए मंदिर हैं वहाँ पे काम क्यों नहीं बन रहे हैं लोगों की। बात वही है ना कि जब तक आपका, जैसे अभी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे जो रामलला की स्थापना हुई है, तो जो मंदिर है, मैं तो नहीं गया, अभी श्री राम जी का बुलावा नहीं आया है जी। लेकिन जो मैंने देखा है वो पूरा एकदम मान के चलिए वास्तु के हिसाब से बना है। अच्छा। पूरा टेक्निकल। मेरे मानना है कि किसी को कोई रोग है या कोई परेशानी है या सच में कोई श्री राम या हनुमान जी का भक्त है, वहाँ पे चले जाओ, 2 घंटे आराम से बैठो, आपको सच में कृपा मिलेगी आपको वहाँ पर। अच्छा। क्योंकि वो वाइब्रेशन एनर्जी फील कर लोगे आप वहाँ। तो क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो, तो आसपास कुछ त्रिकोण आकार का कुछ हो तो हेल्प करेगा? जैसे फेंग शुई की कुछ चीज़ें आती हैं ऐसे त्रिकोण आकार में। देखिए, फेंग शुई अविनाश जी चाइना का है। समस्या ये हो गई है, हम अपनी चीज़ों को फॉलो करने नहीं चाहते। हमारे वास्तु को ही उन्होंने कॉपी किया चाइना वालों ने। हाँ। एंड उसको फेंग शुई बना दिया। आज जो फेंग शुई की आइटम्स आती है, बुद्धा सब लोग घर पे लगाते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब गणेश जी की या हनुमान जी की कोई मूर्ति देता है तो उसमें इतना ध्यान नहीं होता है लोगों का। तो मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि कम से कम जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिस्टम है, 4 वेद लिखे गए हैं हमारे देश में। रावण 4 वेदों के ज्ञाता थे और वो वेद जर्मन फॉलो करता है। वहाँ पर 110 बड़ी और टोटल 1100 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं ज्योतिष के, वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड। भारत में एक भी नहीं है। तो कम से कम ठीक है, माना कि बात आपकी वो फेंग शुई से थी, मैं थोड़ा सा आगे चला गया जी। लेकिन थोड़ा सा लगता है मुझे भी कि हमारे पास बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। हम अननेसेसरी विदेशों में भाग रहे हैं कि नहीं हमें वहाँ से कुछ चाहिए। बिल्कुल। कीटो डाइट की बात आती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, यहीं से तो गया सब कुछ। आई एग्री। वैदिक फूड ही तो फॉलो करते थे जी। क्योंकि हम खान पान की बात कर रहे हैं, राशि के हिसाब से कुछ खाने हैं जो किसी को फॉलो करना चाहिए या ज़बरदस्ती खाना चाहिए कि उनकी राशि के लिए अच्छा है। जैसे ये भी एक टर्म है या कॉन्सेप्ट है जिसको हम ज़ोडिएक डाइट कहते हैं आजकल। ज़ोडिएक डाइट जो मैं कह रहा था ना, आजकल जो यंगस्टर्स आए हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी, यहाँ से एक आर्टिकल बना के खड़ा कर दिया। गूगल में ज़ोडिएक डाइट अगर आप देखेंगे जी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, वीडियो दिए हैं, इट्स ऑल फेक। अविनाश जी, 5.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। हाँ। 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के हिसाब से डाइट है। हाँ। फिर नक्षत्रों को जब 2.25 नक्षत्रों को इकट्ठा किया जाता है, 9 चरणों को, तब एक राशि बनती है। तो पहले आप 9 चरणों के बारे में भी तो विचार करेंगे कि उन एक राशि में जो 9 चरण बने हैं उनकी डाइट प्लान क्या है। फिर उसमें वात पित्त कफ भी तो चलेगा कि जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, वायु का रोग देंगे आपको। मंगल और शनि पित्त टेंडेंसी बढ़ाएंगे। शुक्र और चंद्रमा कफ टेंडेंसी देंगे आपको जी। आपने उन चीज़ों का विचार किया ही नहीं और आपने गूगल में आर्टिकल लिख दिए कि मंगल मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए आपको मसूर की दाल खानी है, वृषभ राशि के लिए आपको सफ़ेद चीज़ें खानी है, मिथुन राशि के लिए आपको हरी मूंग की दाल खानी है। आप करने क्या जा रहे हो? मतलब लोग ये आर्टिकल पढ़ भी रहे हैं और इन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं। आप अपना यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जा रही है, एक कम हो जा रही है। टोटल ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही तरीका ये है कि जिन्हें सच में बहुत फिक्र है अपनी हेल्थ का, बेटर है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट केस टू केस। ओके। जब आप केस टू केस के हिसाब से एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है तो आपका वात पित्त कफ तीनों की एक रेशो निकालता है आपकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से, और ये निकलती है त्रिशांशा कुंडली से।
क्या है ये? त्रिशांशा कुंडली होती है जिसमें रोगों के बारे में या एग्जैक्टली हेल्थ के बारे में विचार होता है। लग्न कुंडली का जो छठा भाव होता है, जो षष्ठेश होता है, उसकी स्थिति देखी जाएगी त्रिशांशा कुंडली में। वहां से फिर आपका डाइट प्लान आपका बनेगा। ये अलग कुंडली है, एकदम अलग कुंडली है। अच्छा। क्योंकि कुंडलियां भी 60 होती हैं हमारी। अच्छा। उसमें भी कुछ 4-5 अलग से आ जाती है, कारकांशा एटसेट्रा। एक ही इंसान की 60 कुंडलियां? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम किसी के संतान के बारे में विचार करते हैं कुंडली से, सप्तमांश कुंडली देखते हैं, या किसी का भाग्य देखना होता है तो D24 चतुर्विशांश देखते हैं। इस तरह से अलग वर्गों में बांटा गया है। पत्नी सुख देखना है तो D9 नवांशा कुंडली देखी जाती है। प्रोफेशन देखना है तो दशांशा कुंडली देखी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब ज्योतिषी लोग कुंडली देखते हैं तो एक ही कुंडली होती है, लग्न कुंडली। जी नहीं, लग्न कुंडली जैसे मैं भी विश्लेषण करता हूँ, लग्न कुंडली तो मात्र 5% देखता हूँ मैं। बाकी वर्गों में भी तो आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। बाकी वर्ग आपने चेक किए ही नहीं तो आप फिर तो इनजस्टिस हो गया कुंडली के साथ। जी। तो यही है वो आपका जो डाइट प्लान की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल कट कॉपी पेस्ट। ये तब होता है जब कोई बहुत सीरियस हो अपनी हेल्थ के लिए, फिर आप उसके लिए रेशो बनाएंगे, ना कि मंगल के लिए मसूर की दाल खाते गए और आपने यूरिक एसिड इतना शूटअप कर दिया, बाकी चीज़ें आपने इम्बैलेंस कर ली, फिर आप सोचिए क्या होगा शरीर का। जी। तो अगर ये व्यूअर्स सुन भी रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि गूगल के जो आर्टिकल हैं उन्हें फॉलो ना करें प्रॉपर तरीके से। जी। गलतियां हैं बहुत सारी, और नक्षत्र बेस्ड चीज़ें हैं ये। 27 नक्षत्र हैं, उनमें भी आगे 4 चरण हैं। 108 भागों में उसे विभाजित किया गया है। अगर कार्य करना चाहिए तो उसके लिए एक ऐप या एल्गोरिदम बन सकता है, लेकिन उसमें एक नहीं, मेरे जैसे कम से कम 40 से 50 मेडिकल एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ेगी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, जो कम से कम 20-25 हज़ार कुंडलियों का विश्लेषण देंगे। रूट कॉज की पहले क्या हुआ था किसके साथ, क्या प्लान किया था डाइट का किसी ने, कहाँ इम्पैक्ट आया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो अब करना क्या है। ना कि ये जो नई नई टर्म्स आती हैं। अभी देखिए जो आपने टर्म बताई, न्यू टर्म है ये। बिल्कुल। अब देखना जैसे लोग इंटरमिटेंट कीटो, अब इस पे भी टूट पड़ेंगे जी। अब इससे लोग रोगी भी बनेंगे। अविनाश, आजकल आपने देखा होगा लोग जिम करते हैं, हर इंसान कहता है, इंस्ट्रक्टर जिम का पहले कह देगा आपको, भाई साहब प्रोटीन का क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल प्रोटीन में क्या ले रहे हो। अरे अविनाश जी, हम भारतीय लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं ना हमारे घर में। आप भी बताइए, आपके घर में शाम को दाल जरूर मिलेगी आपको, सुबह भी, और रात की भी दाल ना बची जाती है सुबह तक जी। हम लोग इतना प्रोटीन इनटेक करते हैं, फिर भी आपको डाइटिशियन आपका जो इंस्ट्रक्टर है जरूर बोलेगा, क्योंकि उसको पता है जो डब्बा 20 किलो का आया है बेचना भी तो है, और कहाँ से आया, विदेशों से आया है, सारा वो नॉन वेजिटेरियन है, कीड़े वो सुखाया गया है उनको। आपकी वो किडनी भी डैमेज करेगा, यूरिक एसिड को शूटअप करेगा, मसल्स को फुला देगा, वो आपको इमीडिएट स्ट्रेंथ मिलेगी। आजकल तो लोग जिम जाने से पहले, बिफोर वर्कआउट से पहले भी कुछ लेते, प्री वर्कआउट प्रोटीन लिक्विड, पता नहीं क्या क्या लेते हैं जी। मैं भी, मेरा एक पर्सनल चैनल है प्रशांत कपूर पर्सनल के नाम से, यूट्यूब में आप डालेंगे, आप एक्सरसाइज देखिएगा मेरी, फंक्शनल इंटेंस एक्सरसाइज। आज भी 20-22 वर्ष के लड़के मेरे साथ वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। कभी बॉक्सर रहा हूँ मैं स्टेट लेवल, तो लोग मुझे पूछते हैं, सर आप कौन सी वाली बीफ खाते हो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ, मैं दूध दही भी नहीं लेता हूँ मैं। तो आप खाते क्या हैं? मैंने कहा मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ सिर्फ। मैंने कभी अविनाश ये सोच के कभी खाना खाया ही नहीं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना ग्राम है, बल्कि आज भी मैं 140-50 किलो की स्क्वाट मार लेता हूँ बिना किसी सपोर्ट के। 100 kg की चेस्ट, वो भी हम डेली, मेरी वेट प्रैक्टिस नहीं होती है, वंस इन ए मंथ, उस दिन मन होता है कि चलो आज हम पहाड़ उठाएंगे जी। लेकिन कोई डाइट प्लान कुछ नहीं होता है, बस हनुमान जी की कृपा होती है कि बस जो खा लिया ना वो दिल से तसल्ली से कि नहीं, ये जो जा रहा है शरीर में ये सब कुछ ही मिलेगा। यही तो बात है कि वेजिटेरियन में, बल्कि जब हाँ कभी थाइस की एक्सरसाइज होती है तो मैं चने का सत्तू ले लेता हूँ कभी कभी, उसमें हाई प्रोटीन है उसमें जी। या कभी सोयाबीन बन जाती है घर पे, बढ़िया जो होती हैं, न्यूट्रेला कंपनी की फेमस है सबसे ज़्यादा। वेजिटेरियन में इतना ज़्यादा प्रोटीन है,
बल्कि अगर कोई हेल्थ फिटनेस वाले मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि इन डब्बों के पीछे मत भागिए। हाँ। ये डब्बे खाने वाले लोग इतना शरीर से इन्होंने अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया है कि इन्हें कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर होती है, इमीडिएट सर्दी जुकाम कफ कोल्ड फीवर इमीडिएट पकड़ लेता है, एनवायरमेंटल डिजीज़ इनको। इंटरनली ये लोग बहुत कमज़ोर हैं, बाहर से मसल फूले हुए हैं। बेटर है आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें। प्रोटीन के बारे में और भी तो चीज़ें सोचिए, विटामिन B12 की कमी इन लोगों में मिलेगी आपको, मिनरल्स कम है, विटामिन्स की कमी है। विटामिन्स की कोई बात नहीं करता है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हटा दो खाने से, रोटियां बंद कर दो, भाई आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बहुत सारी कमी है हम लोगों में। हम खुद ही विदेशों में भाग रहे हैं वेस्टर्न पद्धति में कि प्रोटीन चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रोटीन से शरीर को बिगाड़ना चाहते हैं हम लोग। और यूरिक एसिड के इतने सारे केसेस हैं मेरे पास, और कहाँ से आए हैं वो? किडनी डिस्टर्बेंसेस के, एंजियोस्पर्मिया, नीलस्पर्म्स, सेक्स डिजीज, इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब इन डब्बों के पाउडर से ही तो हुआ है ये। बिकॉज इन ये जो इसमें केमिकल भी डाले गए हैं, आप जब लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको। मेरे जिम में कई लोग ऐसे आते हैं, मैंने 2-3 लोगों को पूछा भी कि भाई साहब आपको पीठ में एकदम रेड हो गई है, कहीं कुछ चीज़ चूंटी तो नहीं काट गई? तो उन्होंने कहा नहीं कपूर जी, मैं वो ना प्री वर्कआउट कुछ लेता हूँ। तो मुझे उनसे दिन मालूम चला कि जब ये लेते हैं तो 40-45 मिनट तक बॉडी रेड हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो कुछ एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। हमें भी लोग पूछते हैं कि आप क्या लेते हैं प्री वर्कआउट में? तो मैं बताता हूँ कि भी मैं सुबह कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीता हूँ प्री वर्कआउट में। वो मेरा प्री वर्कआउट मतलब मील होता है जी। और पानी में बहुत हाई एनर्जी है। देखिए आप बॉडी है आपकी, जैसे आप उसको ढालोगे वैसे ढल जाएगी जी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की, और बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करता हूँ मैं। और जब भी मैं जिम से बाहर आता हूँ, मान के चलिए 1.5 से 2 किलो वजन मेरा कम हो चुका होता है। मीन्स कि वो पसीना इतना बहा देता हूँ मैं एक घंटे के अंतराल में, पूरा भीग के जाता हूँ, चाहे वो दिसंबर की दिल्ली की सर्दी ही क्यों ना हो। तो यही तो है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं पानी से एनर्जी मिलेगी तो मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आपने ये बना लिए कि नहीं आपको प्री वर्कआउट कुछ आपको स्कूप चाहिए, वो पाउडर चाहिए या लिक्विड, फिर आपका उसके बिना चलेगा नहीं। जी जी। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत वहीं काम करता हूँ मैं, तो उसी फील्ड के रिलेटेड एक सवाल है। आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि 2025 से हम एक नए शाहरुख खान को देखेंगे, क्या कहना चाह रहे थे आप? 2025 में नए शाहरुख खान को मुझे आज भी कुंडली याद आ रही है। शाहरुख खान जी की कुंडली का लियो एसेंडेंट है, और लास्ट इनकी कुंडली देखी थी मैंने अक्टूबर 2021 में। हाँ। आई एम रिकॉलिंग, इसलिए मैं आईज क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो पिक्चर बना रहा हूँ माइंड में। लियो एसेंडेंट एंड 4th हाउस में इनका मरकरी एंड मंगल है इनका, यस। एंड अभी शाहरुख खान जी की राहु का अंतर शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है 26 अगस्त 2024 से। अच्छा। ये इनको बहुत बड़ा राइज देगा। अब ये नए फॉर्म में बाहर आएंगे ये इसलिए मुझे कैलकुलेशन याद है, क्योंकि जब इनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था किसी ड्रग्स केस के सिलसिले में, तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कपूर में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। देखिए फ़ैन शाहरुख खान जी के भी बहुत हैं कि बताइए कि उनके बेटे का क्या होगा। तो जब मैंने कुंडली का विश्लेषण करने की कोशिश की तो आर्यन खान की कुंडली तो नहीं मिली, आज भी नेट में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो शाहरुख खान की ही पंचम घर से मैंने गणना की, तब मैंने देखा कि शनि में मंगल का कनेक्शन, दशा छिद्रम तो नहीं थी, सॉरी, जाते जाते अंतर था, और ट्रांजिट वो 5th हाउस में हो रही थी, मतलब कि संतान कष्ट होगा। और कितने दिन के लिए? 40 दिनों के लिए जी। तो मंगल ने जाते जाते वो कष्ट दिया। तो फिर मैंने वो वीडियो भी दिया था, आज भी वीडियो अवेलेबल है जी। कि जो ये आर्यन का केस हुआ था उसकी बात कर, मैंने उसमें बताया था कि ये बाइज्जत बरी होंगे, तो उसी केस में, इसलिए वो शाहरुख खान की कुंडली मुझे याद है। अब ये 26 अगस्त से एक नया राइज होगा उनका। और अगर वो ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मैंने कहूँगा कि किसी अच्छे से ज्योतिषी से अगर विश्लेषण करवाएंगे, क्योंकि ये राहु रोग भी देगा उनको। अच्छा। पॉपुलैरिटी भी देगा, 2 चीज़ें देने आया है। बहुत बड़ा फेम देगा, जैसे अमिताभ बच्चन जी को मिला जी, और साथ में हेल्थ डिसऑर्डर भी देगा। तो बेटर है किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्टेशन ले लें ताकि फिट रहें वो जी। और जो आपने शाहरुख सर की बात कही, आई एम वंडरिंग इज ऑलरेडी एट हिज पीक। वो ऑलरेडी इतने बादशाह, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अब जो नया पीक आएगा वो कितना शानदार होगा।
उनके बेटे की अभी एंट्री होगी बल्कि बॉलीवुड में, आर्यन की। हाँ, अभी जो 2025 में। कुंडली तो ये कहती है शाहरुख खान जी की, बाकी उनके बेटे की कुंडली क्या कहती है वो नहीं मालूम, लेकिन उनकी कुंडली से इंडिकेशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है आर्यन के बारे कि में? उनका बेटा अभी बॉलीवुड में आएगा एंड अच्छा करेगा। अच्छा। अचानक राइज किसी नए हीरो का। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वही अच्छा करेंगे, बाकी बहुत लोग हैं, क्योंकि जब तक कुंडलियाँ नहीं आए तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा करने वाला है। जी, सुनने में ये है कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर नहीं, तो उनका एक डायरेक्शन आने वाला है, ये हमें पता है। अब ये तो नहीं मुझे मालूम, हाँ। क्योंकि मैं बहुत कम रहता हूँ बॉलीवुड से, बिकॉज देखिए जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर ही देखता हूँ जी। ना यूट्यूब देखता हूँ ज़्यादा, ना टीवी देखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में एक दो चैनल देखता हूँ न्यूज़ वाले, जो लगता है कि हाँ कुछ मिलेगा यहाँ से कंटेंट, जी। तो नहीं मुझे मालूम इस बारे में। लेकिन कुंडली को शाहरुख खान की कुंडली से पता चलता है कि नहीं, उनके बेटे की अभी धमाकेदार एंट्री 2025 में होगी, कुछ बेहतरीन तरीके से कुछ बड़ा करने वाले हैं बॉलीवुड में। जी सर, इंडस्ट्री के बारे में कोई प्रेडिक्शन है? कुछ समय से कुछ पिक्चरें चल रही है, कोविड के बाद थोड़ा सा पूरा सिस्टम हिला हुआ है, अपना ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कोई प्रेडिक्शन है कि आपको लगता है आगे वापस जो पहले क्रेज़ था कि पिक्चरें देखने का मज़ा सिनेमा में ही था, जब लाइट्स डिम होती है और कैरेक्टर स्क्रीन पे आते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है जी, वैसा सर वो जो फील है, वो जो प्यार था, वो वापस आएगा सिनेमा के लिए? अभी देवगुरु बृहस्पति अभी ट्रांजिट में जाएंगे मिथुन राशि में नेक्स्ट ईयर, शनिदेव जी भी जाने वाले हैं मीन राशि में। इसके बाद 2025 में फिर बदलाव आएगा बॉलीवुड में, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जो एक पुराना जिन लोगों ने एक सत्ता बना रखी है, एक फेक वाली, जो परेशान कर रखा है लोगों को। देखिए 2 विंग होते हैं हमेशा दुनिया में, ए विंग, वी विंग। अब जो ए विंग है वो ख़त्म होने वाला है 2025 में। अच्छा। ये वो विंग है जिसने जो उभरते हुए एक्टर हैं, जैसे सुशांत राजपूत भी बहुत कुछ करना चाहते थे जी। उनका मर्डर हुआ, जिन्हें कुछ करने नहीं दिया गया। ऐसे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, मेरे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि मेरे काम में मैं बहुत सिक्रेटिव रहता हूँ ऑलवेज जी। तो ये जो विंग है वो ख़त्म होने वाला है अभी 2025 मार्च के आसपास। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा राइज बॉलीवुड में देखने को मिलेगा, बिकॉज देखिए बॉलीवुड अगर आप देखें तो SSR मर्डर के बाद बॉलीवुड एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है। बल्कि साउथ की मूवीज़ ऑस्कर में जाने लगी हैं, कितनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग, रियलिटी भी है उनकी मूवीज़ में, दमखम भी दिखा रहे हैं अपना। अब बॉलीवुड की वो वापसी मान के चलिए मई 2025 के बाद वापस पिक्चरें चलना शुरू होंगी। लेकिन अब ये जो OTT का जो समय शुरू हुआ है ये बंद नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा ये। अच्छा। इसका अभी भविष्य आने वाले 3 वर्षों तक और रहेगा। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट मेंशन किया और आपका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, तो 2-3 सवाल है। पहले तो ये कुछ 4-5 महीने बचे हैं 2024 ख़त्म होने के लिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोगों को लेने चाहिए? और कहते हैं शनि इज़ मनी, ये साल भी शनि देव का है, तो शायद अगर ये साल इन्वेस्ट करें स्टॉक में तो वो बढ़ सकते हैं। मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, बल्कि मुझे डर है, मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग, मेरे भारतीय लोग, मैं चाहता हूँ बचे रहें स्टॉक मार्केट से। क्योंकि अभी ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 2024 से, उस दिन मरकरी बुध वक्री हुए थे। और मुझे आज भी याद है मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाला था जो कि ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड था कि सॉरी वक्री मतलब वक्री रेट्रोग्रेड। ओके। जब भी कोई प्लैनेट अपनी बेसिकली प्लैनेट जब मूव करते हैं तो वो आपका जो मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो वक्री हुए थे मरकरी, और मैंने कहा था कि 5 अगस्त के आसपास क्रैश लगेगा। 5 अगस्त को उस दिन 8% करेक्शन हुआ है, आप डेट नोट कर लीजिएगा। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी 4-5 दिन पहले दे दिया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि फिर रिकवर करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्ले गेम चल रही है विदेशों द्वारा हम भारतीयों को लूटने की। लेकिन भारतीयों की भी आदत है, आजकल कोई भी इंसान है अपने PPF तोड़वा कर, FDs तोड़वा कर मार्केट में आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट खोलकर। कुछ नहीं पता विनाशी इन लोगों को, ये पता है कि बस हमने कुछ पेनी स्टॉक्स लेने हैं और बहुत पैसा कमाना है, भेड़ चाल। मार्केट में फंडामेंटल स्टडी नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन ये पता है कि उस भाई ने 200 रुपये का शेयर लिया था, 2000 पहुंच गया, मेरा भी पहुंच जाएगा। अब ये जो टाइम चला है 5 अगस्त से दिसंबर एंड तक,
मार्केट 28% पूरी दुनिया की क्रैश होने वाली है। ये मैंने प्रेडिक्शन दे दी है आपके चैनल में, व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। आप देखिएगा लोग वापस आएंगे और लोग, आज मुझे मालूम है लोग गुस्सा भी होंगे कि ऐसे कैसे कह सकता हूँ कुछ अच्छा होने वाला। जी नहीं, मार्केट क्रैश की तैयारी में है अभी। कोई डेट है? डेट भी निकाली है मैंने, बता देता हूँ अभी, क्योंकि शनिदेव जी वक्री हैं अभी देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। 26 नवंबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड होंगे। तो एक लमसम जो कैलकुलेशन निकल कर आती है मेरी, वो 26 अक्टूबर के आसपास इट इज़ अ इंडिकेशन कि लोअर सर्किट लगने के चांसेस बने हुए हैं। अच्छा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी दिन क्रैश होगी मार्केट। 28% का करेक्शन तो होना तय है। 28% के आसपास ये मैंने गणित कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं हर माह निफ्टी का जो डेली का और मंथली लेवल होता है उसके वीडियोस मेरे चैनल पे आते हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं जी। उन्हें अभी इस बार हमने पेड में कन्वर्ट कर दिया, वेरी नॉमिनल फीस। क्योंकि इसलिए उनको पेड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे, नए नए आते थे, मेरे वीडियो सुनते थे, गलतियां करते थे और ठिकरा हमारे सर पे फोड़ते थे क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे। जैसे हमने बोला एज इट इज़ वैसे वैसे चलेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन मार्केट को ऊपर नीचे उनको बताया भी गया होता है कि आपको चेंजेस भी करने हैं जी। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं। और वहाँ पे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो लोगों ने खुद कहा है कि सर आपके वीडियोस देख देख के मैंने 10 घर बना लिए, 4 कंपनियां खड़ी कर ली। लोगों ने बहुत पैसा कमाया मेरे वीडियोस देख देख के। अच्छा। और फीस कितनी है पर माह एक वीडियो की? 299 रुपीज़ ओनली। वाह, ठीक है। लेकिन 5 साल मैं ऐसे देता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें एक्सपर्टीज अच्छी हो गई है, 99% की एक्यूरेसी है, कुछ नए नए लोग आ रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है तो उन्हें हटाया जाए। सिर्फ निश लोगों को जो समझते हैं, जिनको सच में पैसा कमाना है, उन्हीं लोगों को एंटर करवाया जाए। फिर इसको हमने 2 माह पहले ही मेंबर्स के लिए अवेलेबल किया है। आप भी, मैं चाहूँगा कभी जरूर, अगर आप FNO करते हैं एंड इंट्राडे करते हैं, आप जरूर वीडियो एक्सेस कीजिएगा मेरा। आप डेली का लेवल मैच कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी है, लेकिन आपको 95 to 98% एक्यूरेसी मिलेगी। और देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, लेकिन 95% बहुत रहती है। जैसे मंथली जो मैं लेवल दे देता हूँ, जैसे मैंने इस माह कहा था कि जो निफ्टी है वो 24,940 के आसपास रहेगा 30 अगस्त को, तो इस बार 25,300 था। तो कितना डिफरेंस है? 350 का। तो इट्स वेरी मार्जिनल। ऐसा नहीं कि कोई 2000 का डिफरेंस आ गया। तो कई लोग जैसे मंथली पुट ले लेते हैं तो बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। जी जी जी। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा नहीं है आप कह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल समय ठीक नहीं है। और अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, तो अगर शुक्र से रिलेटेड, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे डियो, फ्रेग्रेंस, ये चीज़ें बनाती हैं, उन इंडस्ट्रीज में आप पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद सूर्य का अंतर आएगा नवंबर दिसंबर के बाद, सोना बहुत उछाल मारेगा। इस समय अगर कुछ करना है तो बेस्ट है कि आप गोल्ड ले लें जी। लेकिन मैं हमेशा लोगों को हिदायत देता हूँ कि फिजिकल गोल्ड ज़्यादा लिया जाए, पेपर गोल्ड नहीं। पेपर गोल्ड तो ठीक है, लेते हैं आप ETF वाला। भारतीय सरकार ने स्कीम भी चलाई हुई है कि 2.5% आपको ब्याज भी मिलेगा। बट गोल्ड मीन्स अगर आप उसमें से L निकाल दें तो गॉड, मतलब गॉड की मुद्रा। तो जब आप सोना रखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव जी को आप पावर भी देते हैं आप। और गोल्ड भी लेना है तो ऐसे नहीं कि किसी से भी ले लिया आपने सुनार से, आप बुलियन वाले जो होते हैं उनसे लीजिए। बकायदा बुलियन, जो बुलियन के व्यापारी होते हैं, वो बकायदा आपको बिस्किट देंगे, बिस्किट के ऊपर नंबर होगा, आपको GST पक्का बिल मिलेगा। आप चेक से पेमेंट कीजिए या जैसे भी आपको UPI से पेमेंट देनी है, आपको बिस्किट दिया जाएगा 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, जो भी लेना चाहते हैं। उस बिस्किट का नंबर आपके बिल के ऊपर आएगा। घर पे रखिए, लॉकर में रखिए अपने पास या बैंक में। कभी भी मान लीजिए टैक्स वालों की कोई बात होती है, एनीथिंग एल्स, तो यू हैव रिकॉर्ड्स जी। आपके पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, आप पता है कि किस ट्रांजैक्शन आईडी से हुआ है। तो वाइट में गोल्ड रखिए जी। और इस गोल्ड को कभी भी आप बेचने जाएंगे मार्केट में तो हार्डली जो बुलियन वालों का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। वो 1 किलो में 20,000 रुपये का मार्जिन लेके चलते हैं मात्र। लेकिन मार्केट में आप किसी से गोल्ड लेंगे, वो बिस्किट में नंबर नहीं होगा, वो पिटे हुए बिस्किट होते हैं। कभी बेचने जाएंगे तो अविनाशी फिर तो आप बेच नहीं पाएंगे किसी को जी। लेकिन बुलियन वालों को कभी भी बेचने जाएंगे भविष्य में भी तो मात्र आपसे वो
20,000 मार्केट प्राइस से कम में, 20,000 मतलब टोटल 1 kg का। अच्छा जी, मान लीजिए 75 लाख रुपए किलो है सोना जी, ठीक है, ये विद इंक्लूडिंग जीएसटी। वैसे तो 72 का रेट चल रहा है अभी, तो 75 लाख का जो आपका जो रेट चल रहा होगा उसमें से 20,000 रुपये कम में आपका बिस्किट आपसे बाई कर लेंगे। जी। सो समरी इज इन्वेस्टमेंट फिलहाल स्टॉक में मत कीजिए, ये गोल्ड का समय है, और अगले वर्ष जब भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी तो ये सही समय है। अगर डिफेंस के स्टॉक्स इस समय कोई लेना चाहता है ले ले, लेकिन बेटर है कि ये थोड़ा सा रुक ले। डिफेंस रिलेटेड डिफेंस मार्केट अभी करेक्शन होगी, अभी जबरदस्त करेक्शन होने वाला है जी, बेटर है कि नवंबर में ले लिए जाएं। जी, कुछ अभी भागी नहीं जा रही मार्केट। अगर व्यूअर्स सुन रहे हैं तो शांति से काम लें, जल्दबाजी ना करें। और व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है हमारे देशवासियों से, भारतीयों से, पैसा मत गवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा एक गेम प्लान चल रहा है। हमारा यही पैसा, जो लोग छोटे छोटे गरीब लोग पैसा एफडी से तोड़वा रहे हैं, लगा रहे हैं, यही पैसा उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके बैंक के शेयर टूट रहे हैं और पैनिक हो जाते हैं, बेच देते हैं इमीडिएट, और ये पैसा विदेशों में शिफ्ट हो रहा है। इट्स अ गेम प्लान जी। तो बचें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि देश तभी बनेगा जब हमारे पास फंडिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमें इकोनॉमिक पावर बनना है जब मंगल की महादशा आएगी। एंड मैंने एक मेरे वीडियो में कहा भी था कि भारत इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर इन 2031। तो ये तभी होगा जब हम संभल के चलेंगे जी। शॉर्ट गेन्स के चक्कर में हम खुद को तो बर्बाद करेंगे ही, और देश की जो इकोनॉमी है उसको भी हम ब्रेक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। जी। जो नागा साधु हैं, अब नागा साधुओं का जो कर्म होता है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होता है, काफ़ी राइटियस पाथ होता है जनरली। उनकी कुंडली कैसी होती है, और क्या उनको ग्रह द राइट वर्ड इसका, उनको ग्रह एक रुकावट क्रिएट करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके कर्म तो अच्छे ही हैं? नागा साधुओं की कुछ फैमिलीज मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हाँ, मेरे पास कुछ कुंडलियाँ आई हैं। हाँ, बड़ी अजीब बात है, उस पर रिसर्च भी चल रही है मेरी। या तो केतु अष्टम घर में है, या तो 12th में है, या तो छठे में है। मतलब बड़ी अजीब बात है कि छठे, 8वें, 12वें में ही केतु क्यों है। कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन आए जिनका शनि केतु 12th हाउस में है, दैट्स कॉल्ड एलियन हाउस। और मैंने तरह तरह के क्वेश्चन पूछे भी फैमिली वालों को, जिन्होंने कहा कि हमारा सपुत्र नागा साधु बन गया, तो मैंने वहीं रोक दिया कि मैंने कहा कि अब मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिए। कुछ चीज़ें हमारे लिए भी हिट एंड ट्रायल रिसर्च की होती हैं, यानी कि हम हर चीज़ के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जब शनि केतु जब वायु राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए थे मीन लगन में, तो मैंने उन्हें पूछा कि मीन लगन की कुंडली मतलब मछली, जल, आइस, ऐसे लोगों को आइस में बैठना बहुत पसंद है। तो उनसे मालूम चला कि जी हाँ, बचपन से ही बच्चा फ्रिज से आइस निकाल निकाल के जब कहीं शहर में जाते थे, क्योंकि गांवों में नहीं होती थी, आइस से खेलता था वो। अब पहाड़ों में भी चला गया तो उन्हें मालूम चला कि आइस में तपस्या कर रहा है वो बैठ के। एंड उन्हें यह भी मालूम चला कि क्योंकि वायु राशि में शनि और केतु बैठे हैं, कि जहाँ तपस्या करता है, जिस जगह पर बैठ के वो हिमालय में, शिवालिक की पहाड़ियों में या और ऊपर, कहीं कहीं उन्हें जो न्यूज़ मिली, बिकॉज कई लोग कनेक्शन में होते हैं, तो कई बार वो गायब हो जाता है। गायब कहाँ होता है? क्योंकि शनि केतु वायु राशि में किसी और प्लैनेट के साथ कनेक्शन बने हुए हैं, गंधर्वों के साथ, तो वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेते हैं। गंधर्व मतलब? गंधर्व मतलब जिन्हें एलियंस कहते हैं लोग। अच्छा, ओके। तो दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। जब कहते हैं स्पेसशिप आया है, उड़न तश्तरी आई है दूसरे प्लैनेट से, आई डोंट नो लोग इतने अचंभित भी क्यों होते हैं कि एलियंस हैं नहीं है। व्हाट्स अ बिग डील? हम दूसरे लोगों के लिए एलियंस हैं, वो हमारे लिए एलियंस हैं, लेकिन हमारे लिए तो एलियंस कोई है नहीं। गंधर्व हैं, दे आर वेरी एडवांस फ्रॉम अस। इंद्रलोक की जब बात करते हैं एपिक में, तो आज भी लोग ध्यान ही नहीं देते कि इंद्रलोक भी कहीं है। केपलर 22 जैसे बात हो रही थी, मैंने कभी कहा था, तो है ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ से गंधर्व आते हैं, मतलब जिन्हें हम इंद्रलोक की संज्ञा देते हैं। दे हैव ए वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो उनसे वो कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट करते हैं, दूसरे प्लैनेट में जाते हैं, वापस आते हैं। अब कुंभ का मेला होगा, आप देखिएगा जी, जनवरी 2025 में। अविनाश, मेरा आप ही से क्वेश्चन है, लाखों की संख्या में वहाँ पे नागा साधु आएंगे जी, कभी देखा है आपने उनको रास्तों में आते हुए? कहाँ से आते हैं? अचानक कैसे पहुंच जाते हैं लाखों की संख्या में? और उनके भीमकाय शरीर, उनके जब आज भी बात होती है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन है व्यक्ति,
या खली या बटिस्टा, ये कुछ भी नहीं है ये लोग उनके आगे। जी। नागा साधु ये तो बेचारे कुछ भी नहीं खाते हैं, महीनों में 2-2 माह कुछ खाते पीते नहीं है। इनकी शक्ति का एहसास नहीं है किसी को। ये 800 900 1000 वर्ष भी आयु है इनकी। अच्छा। मतलब इनका कार्बन की तरह बॉडी है इनकी। तो जब भी हम बात करते हैं ना पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो हमारे रेसलर्स को नहीं आप कंपैरिजन कर सकते। वो लड़ नहीं पाएंगे, हाथ भी नहीं मिला पाएंगे इनसे। नागा साधु से। जी हाँ जी। नागा साधु दे आर द वॉरियर, योद्धा हैं वो। और वो जंगल में जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे बात कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और वही बताती थी उस समय कि आप देखना जब कुंभ का मेला आएगा तो अचानक ही देखना बेटे हमें हिमाचल के रास्तों में नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज अविनाश आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप बनारस में पहुंचते हो कुंभ के मेले में भी, कहाँ से आ रहे हो आप? कावड़ियों को आपने देखा होगा, बेचारे इतनी तपस्या करते हैं, पानी भर भर के लेके जाते हैं, शिव को सब पूजना चाहते हैं जी। लेकिन उनका स्ट्रगल हमने देखा है कावड़ियों का। लेकिन नागा साधुओं को तो नहीं देखा ना अपने रास्ते में। कहाँ से आएंगे? हिमालय से, उत्तराखंड की पहाड़ियों से आएंगे, बर्फ में तपस्या करते हैं केव्स में, कोई तो रास्ता होगा। हिमाचल की पहाड़ियाँ, धर्मशाला, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहीं से तो आएंगे उतर के। जी। कहीं ना कहीं हिमाचल के रास्तों में, नंगल में, देहरादून में, उत्तराखंड में, हरिद्वार में कहीं तो मिलेंगे। नहीं मिलते हैं कहीं पे भी, ना दिल्ली क्रॉस करते हैं, सीधे वहीं मिलते हैं आपको। तो कैसे आते हैं? दे टेलीपोर्ट। अच्छा। यस, वो अपनी बॉडी को टेलीपोर्ट कर लेते हैं सीधा, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि अचानक ब्रह्मदेव जी प्रकट हो गए, वैसे करते हैं लोग। बिकॉज इतनी पहुंची हुई चीज़ें, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी तक 8-9 कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है। 800 नागा साधुओं की कुंडलियों का। अच्छा। तो जो कुंडलियों का विश्लेषण किए हैं, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिनको मैंने पाया है शनि केतु का 12th में कनेक्शन, ये वही लोग हैं जो टेलीपोर्ट कर लेते हैं। और जो कुछ हैं अभी 6-8 के कनेक्शन, ये किसी न किसी मठों के साथ अभी कनेक्टेड है। तो जब उनको वो एहसास होगा, जब उनकी पावर्स एक्टिवेट होंगी, या मान लीजिए ट्रांजिट के शनि कुंभ राशि में दोबारा आएंगे आज से 30 वर्ष के बाद, तो उनको फिर वो शक्तियां प्राप्त होंगी नए वालों को। अच्छा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कैलकुलेशन है, अभी और रिसर्च चल रही है जी। इनको हर 30 वर्ष के बाद स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। अच्छा। जब शनि कुंभ के होते हैं, क्योंकि कुंभ का शनि जो है वो वायु राशि, मतलब वो आपको टेलीपोर्ट की शक्ति देते हैं। पर क्या इनको भी ग्रहों की दशा लगती है? सबको लगती है। श्री राम जी को भी लगी थी। 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को भी मिला था। वो ग्रह की दशा थी। 7.5 चली थी उनको, वो भी 2 बार। अच्छा। तो ग्रहों से तो कोई नहीं बच सकता। देखिए विष्णु देव जी का रूप है, वो चाहते तो अपने आप को दूर रख सकते थे जी, कि मेरे ऊपर 7.5 नहीं आएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं एक साधारण पुरुष के रूप में मैं रावण का वध करूंगा। तो उन्होंने शनिदेव जी की 7.5 को अपने ऊपर भी धारण किया था। सिर्फ एक हनुमान जी ही हैं जिनके ऊपर 7.5 का वास नहीं हो सका था। वो तो सबको स्टोरी पता है, जिस तरह से उन्होंने पूरा पहाड़ उठा के सर पे रख लिया था जी। और शनिदेव जी को हाथ जोड़ने पड़े थे कि भाई मुझे निकाल दो जी, जी। तो सिर्फ हनुमान जी ही बचे हुए हैं 7.5 से। तो कहा जाता है कि कभी भी कोई 7.5 से पीड़ित हो या शनिदेव जी से पीड़ित, तो हनुमान जी की कृपा करो, लेकिन श्री राम जी का भी नाम जरूर लें। क्योंकि हनुमान जी कृपा तभी करेंगे जब आप श्री राम जी का नाम लेंगे। हनुमान जी वो कहते हैं कि देखिए आजकल आपने देखा होगा कई लोग रोड रेज की घटनाएं होती हैं, कई कुछ लोग या रास्ते में कई लोगों का हाई एटीट्यूड, लोग क्या कहते हैं भाई, अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं भाई तू जानता है मैं कौन हूँ, ठीक है, तो कई बार पूछना पड़ता है लोगों को भाई कौन है तुम। लेकिन हनुमान जी को जब कई बार पूछा जाता था असुरों द्वारा या देवताओं द्वारा कि आप कौन हैं, तो उनकी जो अपना वो परिचय देते थे वो कहते थे कि मैं श्री राम जी का तुच्छ भक्त हूँ। तो आप सोचिए हनुमान जी जो इतने विकराल रूप जब बनाया था, एक पैर उनका श्रीलंका में और दूसरा उनका पुष्कर प्लैनेट के ऊपर था जी। और ऐसा विकराल रूप उनका जिन लोगों ने देखा वही मतलब दे वर वेरी लकी। तो हनुमान जी अपना ये परिचय देते थे कि मैं श्री राम जी का तुच्छ भक्त हूँ जी। वो इतने शक्तिशाली होते हुए भी, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि तू जानता है मैं कौन हूँ। जी जी। नहीं, विनम्रता में बहुत सुंदरता है, पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं पाते। बिल्कुल सर, नज़र से कैसे बचे? नज़र दोष से एक मैं टोटका बता सकता हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि नज़र लगती है। अक्सर छोटे बच्चों को माता पिता की नज़र खुद ही लग जाती है जब नटखट घर में हरकतें करते हैं। और कई बार जो लोग अमावस में जिन लोगों का जन्म होता है या चंद्र गुरु कनेक्शन में होते हैं उन लोगों की भी दूसरों को नज़र लग जाती है, या जिन लोगों की कुंडली कमज़ोर होती है
या सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं, उन लोगों को नज़र लग जाती है। अच्छा। एक जड़ी बूटी आती है जिसे कहते हैं नागर मोथा। ओके। नागर मोथा पंसारियों के पास मिल जाता है। वो नागर मोथा जो गूगल धूप आता है, गूगल धूप के साथ नागर मोथा को मिक्स करके थोड़े से कोयले जला लिए जाए, उसमें डाल दीजिए, वो धुनी सी निकलेगी, हल्का सा फ्रेग्रेंस पूरे घर में घुमाइए। ये नेचुरल चीज़ बता रहा हूँ मैं। ओके। ये वो नहीं है जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। बेटर है कि व्यूअर्स सुन रहे हो तो खुद पंसारी के पास जाइए, नागर मोथा और गूगल धूप लेके आइए, उसे थोड़ा थोड़ा मान लीजिए 2-5 ग्राम मिक्स करके कोयलों के ऊपर जलाइए, या कोई कोयल ले लीजिए मार्केट से, पूरे घर में धुआं कर दीजिए, नज़र ख़त्म हो जाएगी। टोटके तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि अगर कोई ईविल स्पिरिट का भी अटैक हुआ है तो ईविल को वहाँ से भागना पड़ जाता है। अच्छा। क्योंकि जो नागर मोथा की जो खुशबू होती है, ईविल रुक नहीं पाती है, ईविल को कम से कम 2 माइल दूर जाना पड़ता है उसकी खुशबू से। क्यों ऐसा? क्योंकि नागर मोथा और ईविल का आपस में 36 का आंकड़ा है। अच्छा। एक ब्लेसिंग से नागर मोथा बूटी को कि अगर उसके पास अगर वो जलाई जाएगी तो ईविल भागेगी उसके। अच्छा सर, आखिरी सवाल, 2024 ख़त्म होने आ रहा है, 4 महीने बचे हैं, 2025 आ रहा है। एक ऐसी चीज़ जो होने वाली है और एक ऐसी चीज़ अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाएँ कि लोग क्या करें कि उनके लिए अच्छा हो, 2025 के योग क्या है, और कुछ ऐसा मतलब हनुमान चालीसा पढ़ें या ऐसा कुछ हो तो अगर आप बता पाए। ये जो वर्ष है, इस वर्ष में जो हमारे राजा हैं, बेसिकली 2024 और जो वर्ष है तो लोगों के लिए है, लेकिन जो गणना चलती है वो चलती है विक्रमी संवत से, तो वो चल रहा है 2081 इस समय। इस समय वर्ष के राजा मंगल हैं और शनि वजीर है मंत्री, और आपस में बनती नहीं है दोनों की। तो आप देखिएगा इस वर्ष बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त बनेंगे जी। और ये जो वर्ष है ये युद्धों का वर्ष है। इसी वर्ष में ये जो समय शुरू हुआ है अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में, ये तय हो जाएगा कि दुनिया 2 धड़ों में कैसे बटेगी। क्योंकि विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है जब यूक्रेन और रशिया की वार हुई थी फरवरी 2022 में। और अविनाश जी, ये मैंने 24 अगस्त 2021 को हमारे चैनल में एक वीडियो है एस्ट्रो कपूर में, मैंने उसमें प्रेडिक्ट भी किया है कि इसी समय ये वार शुरू होगी, 3rd वर्ल्ड वार, जो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कुछ व्यूअर्स मुझसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो ये वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। 2nd वर्ल्ड वार भी ऐसे शुरू हुई थी, समय लगता है, फिर पता चलता है कि अच्छा ये था रूट कॉज वार का। अब दुनिया 2 धड़ों में 2025 तक बट जाएगी। तो दुनिया अभी विस्फोट के ढेर पर खड़ी होने वाली है मई 2025 के आसपास। अब सही समय लोगों के लिए ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं सोच समझ के करें, गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट में अगर कर भी रहे हैं, गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी फंडामेंटली जो शेयर्स अच्छे हैं। सोना जितना ज़्यादा अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं उतना ज़्यादा इकट्ठा कर लें। शरीर को स्वस्थ करें, ख्याल रखें, और अगर कर सकते हैं जिस भी देवी देवता को पूजते हैं उन्हें अच्छे तरीके से आचरण से पूजा अर्चना करें। क्योंकि कई बार जब लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हनुमान जी बहुत सेंसिटिव है जी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको हनुमान जी कभी ब्लेसिंग्स दे ही नहीं सकते। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। यस, क्योंकि आप सोचिए ना, हनुमान जी इतने विशाल, इतने पावरफुल हैं, इतनी सारी देवियों का आशीर्वाद है, साक्षात माँ तारा देवी जी जो रावण को भी छोड़ के चली गई थी, लेकिन सबसे बड़ा वरदान तो हनुमान जी के पास ही है उनका। क्योंकि जो उनकी टेल में, उनकी पूंछ में विराजमान है वो माँ तारा देवी तो है पार्वती के रूप में, क्योंकि पार्वती उनका सॉफ्ट रूप है, तारा देवी का उनका भयंकर रूप है। तो आप सोचिए ना कि हनुमान जी इतने पावरफुल होते हुए भी कभी आपने सुना कि उनके पैरों के तले कोई चींटी भी दम तोड़ गई हो? नहीं हुआ ना कभी। और प्रकृति के लिए वो कितना ख्याल रखते थे। तो हनुमान जी कितने, मतलब सोचिए, महीनों महीनों वर्षों भोजन भी नहीं करते थे, और प्रकृति को इतना प्यार, जानवरों से उनको इतना प्यार। तो जब हनुमान जी के भक्त बन रहे हो तो कम से कम प्रकृति के लिए सेंसिटिविटी तो रखिए, जानवरों के लिए स्नेह तो रखिए। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को खाने के लिए। कई लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो विदेशों में जाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता है। अविनाश जी, मैं भी जाता हूँ बहुत सारी कंट्रीज में, सब कुछ मिलता है,
रिसेशन के हाव भाव तो नहीं? रिसेशन अभी यूएसए में अभी रिसेशन आएगा 3 माह के बाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूएसए की जो मैं कुंडली देख रहा हूँ, अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं वहाँ पर। इलेक्शंस के साथ साथ रिसेशन की भी वहाँ पर तैयारी हो रही है। सर कौन जीतेगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रम्प? कमला हैरिस की अभी राहु की महादशा स्टार्ट हो चुकी है एंड डोनाल्ड ट्रंप की अभी अक्टूबर 4 या 5 2024 को देवगुरु बृहस्पति में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का अंतर शुरू होगा। लियो एसेंडेंट की कुंडली है उनकी एंड शुक्र 12th हाउस में बैठा है। सेक्स स्कैंडल में फंसेंगे वो। अच्छा। एंड डोनाल्ड ट्रंप की हार होगी और कमला हैरिस जीत जाएंगी जी। क्योंकि मैं कमला हैरिस की अभी कुंडली देख ही रहा था कुछ दिन पहले, क्योंकि जैसे पता चला कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, 5 नवंबर को इलेक्शन हैं जी, तो मैंने विश्लेषण किया था कि नहीं, इस बार कमला हैरिस जरूर जीतेंगी। और बल्कि इन्होंने तो देखिए एक ना सिंपैथी भी हो गई है लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बिकॉज जिस तरह से पेंसिल्वेनिया में गोली चली और उनके कान के कान को भेद कर निकल गई, तो एक सिंपैथेटिकल गेन तो ले ही लिया है उन्होंने। तो इस मुझे मालूम है व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार जीतेंगे। नहीं, कुंडली तो ये नहीं कहती है। बाकी देखिए मेदिनी ज्योतिष है, मैं विश्लेषण देता हूँ अक्सर पॉलिटिकल कनेक्शंस के ऊपर जी। तो 99% एक्यूरेसी रही है, 1-8% गलतियाँ होती हैं, लेकिन इस बार इस प्रेडिक्शन में तो नहीं लग रहा है मुझे कोई गलती होने वाली है। कमला हैरिस जीती हुई नजर आ रही है क्योंकि राहु का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है उनका और मिथुन लगन की कुंडली है उनकी जी। और राहु इस समय जो कनेक्शन बना रहे हैं उनके, और उनका पंचमेश और नवमेश आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वेद हुआ है और बिल्कुल जीतने के चांसेस बने हुए हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मैं बस यही कहूँगा जो विश्व के लिए सही हो वो सबके लिए होना चाहिए, मानव जाति के लिए अच्छा होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। मेरे पास और 400 सवाल है और मैं और 4 घंटा बात कर सकता हूँ, बट आई नो यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा। और जाते थे व्यूअर्स को जय हिंद एंड भारत माता की जय। भारत माता की जय। You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.